क्लास पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की एजम्पशंस, उसकी प्रॉपर्टीज, और मैंने आपको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से डिमांड कर्व ड्राइव करना सिखा दिया था और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आप पिछले लेक्चर्स देख लेना। इस लेक्चर्स में मैं आपको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से इंडिफरेंस कर्व ड्राइव करना सिखाना चाहता हूं। बात यहां पर यह निकल के आने वाली है क्लास कि जब हमने स्टार्टिंग में बोला कि सैमुअल्सन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को डिनाई किया, उन्होंने कोई रैंक के अकॉर्डिंग बात नहीं की कि कंज्यूमर किस बंडल को परचेज करेगा या उसमें इंडिफरेंस रहेगा। उन्होंने स्ट्रांगली बताया कि पर्सन अगर एक पॉइंट को चूज कर लेता है तो नेक्स्ट टाइम वो उस पॉइंट को चूज नहीं करेगा। ये उसकी स्ट्रांग कंडीशन थी। वीक कंडीशन भी आपको बताया था। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाना चाहते हैं। जो सैमुअल्सन का इंडिफरेंस कर्व है वो कैसे बनेगा, इंडिफरेंस एरिया कैसे बनेगी, जिसको वो इग्नोरेंस करता है, जिसको वो प्रेफरेंस मानता है, वो किसको इन्फीरियर मानता है, ये चीज़ आपको बनाना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए क्लास थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा आपको हर एक बात को। तो पहले आपको रिकॉल कराता हूँ, फिर मेन पॉइंट पर आकर के और विद इन 2 मिनट्स में आपको मैं बताता हूँ कि वो डिमांड कर्व ड्राइव कैसे किया और डिमांड कर्व के साथ साथ हम उसमें इंडिफरेंस कर्व को ड्राइव कैसे करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है एजम्पशंस। एजम्पशंस ये है क्लास, आपको पता है कंसिस्टेंसी कंडीशन। कंसिस्टेंसी में आपको ये हमेशा प्रूव करना है कि अगर कंज्यूमर ने एक बार एक गुड्स को, एक कॉम्बिनेशन को परचेज कर लिया बी के कंपेयर में, देन दोबारा वो कहता है कि बी डज नॉट ग्रेटर देन ए। ये कंडीशन ही इंडिफरेंस कर्व को ड्राइव करना सिखाएगी आपको। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लीकेबल होगी, जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से उसका रियल इनकम चेंज नहीं हो रही है, नॉमिनल इनकम चेंज होती है, और जो प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होने से प्राइस इफेक्ट आता है, तो वो कहता है कि प्राइस इफेक्ट के होने से ये चीज़ कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इसी कंडीशन के बेस पे आपको मैं निकाल के दिखाना चाहता हूँ। तो पहली बात एजम्पशंस तो यही है। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन इंडिफरेंस कर्व मैप जस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है? आपने इंडिफरेंस मैप सुना होगा कि बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व होता है। ध्यान समझना, आपने इंडिफरेंस मैप को आपको कोऑर्डिनेट यूटिलिटी में ऑर्डिनल पढ़ा कि बहुत सारा आईसी कर्व होता है। ठीक है, बहुत सारे आईसी कर्व जो है ये क्या दिखाना चाहता है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हाई सेटिस्फेक्शन, लो इंडिफरेंस कर्व, लो सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लास ये होता है कि अगर आप x को इतना क्वांटिटी ले रहे हैं तो y को इतना परचेज कर रहे हैं, तो आपकी सेटिस्फेक्शन ये है, तो आपकी बजट लाइंस इसी पे थी। क्लियर है? लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है इसका मतलब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाता है और दोनों को ज़्यादा परचेज करता है, और इनकम बढ़ जाती है तो और जाता है। तो मेरा सेंस यहाँ पर आपको बताने का है कि इसको हम बोलते हैं, बहुत सारा इंडिफरेंस मैप गिवन है, इंडिफरेंस कर्व गिवन है, तो इसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। और ये मैप क्या दिखाना चाहता है? ये ऑब्जर्वेशन है उसका कि आदमी क्या परचेज करेगा, क्या नहीं परचेज करेगा। अगर प्राइसेस फिक्स रहते हैं तो इनकम चेंज होती है तो, या इनकम चेंज कांस्टेंट रहेगा, प्राइसेस चेंज होते हैं तो क्या बिहेव आएगा। क्लियर? अब इसी के बेस पे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने
दो चीज़ कहने का प्रयास किया है। बच्चों क्लास बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ आपको। तो पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊँ, शायद विजुअल होगा। देखिए हमने एक ग्राफ लिया, मान के चलो ए और बी, यह एक आपके लिए बजट लाइन है। ध्यान से समझना भाई एक बात को, ए एंड बी एक बजट लाइन गिवन है आपको, और इस बजट लाइन पे अगर कंज्यूमर किसी को कंज्यूम कर रहा है, मान के चलो ए पॉइंट को कंज्यूम कर रहा है, मेरा सेंस यहाँ पर है कि एक टाइम पे वो ए पॉइंट को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो रिबेल्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है। यानी कि इसका प्राइस तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइस पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस इसका प्राइस हो जाएगा पी वाई इंटू क्यू वाई। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। रिवील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बजट लाइन पर वो सेटिस्फेक्शन है, यानी कि मान के चलो हम इस पॉइंट पे लेता है। ध्यान समझने आप। तो कहना क्या चाह रहा है कि ये पॉइंट एक स्ट्रांग पॉइंट है, इसके अंदर के जितने भी हैं उसको क्या बोलता है क्लास, उसको ये बोलता है कि ये तो भैया इन्फीरियर है, उसके लिए ये है इन्फीरियर है। ठीक है, उसके लिए इन्फीरियर है। अच्छा, फिर कहता है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इधर या इधर, इस पॉइंट से कहीं भी जाएगा उसके लिए बेटर होगा। यानी कि वो कहता है कि इसी पॉइंट के ऊपर, ध्यान समझना, इसी पॉइंट के, इस पॉइंट के इधर अच्छा है और इस पॉइंट के इधर अच्छा है। ध्यान समझना। अगर मैं यहीं पर एक ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो, सीधा सा बात तो बेटा यही आएगी ना। अगर मैं बोलूं कि चलो यार एक पॉइंट बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जाएगा तो नो डाउट ये बढ़ाएगा, और इसके इस साइड अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, कुछ दे दूं, तो ए पॉइंट है क्लास, तो ए पॉइंट स्ट्रॉन्ग है और एम एन मान के चलो दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इग्नोरेंस क्षेत्र है, इस एरिया में कभी कंज्यूम नहीं करेगा और इस एरिया में कभी कंज्यूम नहीं करेगा, वो ऊपर ही जाएगा, ये कहना चाहता है। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस एरिया, और इसको बोलते हैं क्लास इग्नोरेंस जोन, और इसको भी ये कहता है इग्नोरेंस जोन। मतलब यानी कि इग्नोरेंस जोन कैसे हुआ क्लास, ध्यान समझ लो, मैं बताना चाहता हूँ। इग्नोरेंस इस हुआ कि अगर वो इस पॉइंट पर ले लेता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लिया है, इसका मतलब यहाँ पर परचेज किया हुआ है, तो इसके बाद का एरिया, ठीक है, अगर इसको बढ़ाएगा तो इसको बढ़ाएगा तो यहाँ पर जाएगा, दोनों को, इसको लेगा इसको लेगा, यानी कि वो इस पॉइंट के इधर, इसके नीचे इग्नोरेंस है, इसके बीच इग्नोर कर देगा, नहीं परचेज करेगा। हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है कि ये इसके लिए प्रेफरेंस एरिया है, यानी कि ये इसके लिए ऑप्टिमम एरिया है, ऑप्टिमम एरिया है, यानी कि ये इसके लिए प्रेफरेंस एरिया है, और ये इसके लिए इग्नोरेंस एरिया है, यह भी इग्नोरेंस एरिया है। क्यों ये एरिया है? क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अगर एक पॉइंट लिया हुआ है तो यानी कि ये इसके लिए इन्फीरियर है, ठीक है, और ये इसके लिए भी इग्नोरेंस है, ये भी इग्नोरेंस है। तो बेसिकली इस पॉइंट पर ही उसका स्ट्रॉन्ग सेटिस्फेक्शन है, यही हमें प्रूव करना है। तो इसी से प्रूव करने के बाद हम निकाल लेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालेंगे, ये इसी से प्रूव करेंगे। तो आपको मैं चलिए बताता हूँ क्लास। मान के लो, सबसे पहले थोड़ा सा मिटाता हूँ, ओके। अब मैं क्लास दो चीज़ देता हूँ, हम इसको मिटा रहे हैं। मैं दो केसेस लूँगा आपसे सामने, दो केसेस ऐसा लेना चाहता हूँ कि मान के चलो आपके सामने एजम्पशंस है,
बेटा जी ये एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस गिवन है। और एक एजम्पशंस लीजिए कि मान के चलो मार्केट में प्राइस कम हो जाता है, गिवन बजट लाइन है, तो एक हम बजट लाइन देते हैं, मान के चलो एम इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू आई है। तो ये बजट लाइन गिवन है, ठीक है। अब मैं एक बजट लाइन बनाता हूँ, ओके। एक बजट लाइन है, ध्यान समझना, मैंने एक बजट लाइन बनाया, इस बजट लाइन हमने ए बी रख दिया, ठीक है। और हमने कोई एक पॉइंट ले लिया क्लास, मान के चलो हमने एक जेड पॉइंट ले लिया, ओके। जेड का मतलब हुआ कि वो एक कंज्यूमर, ये इन्फीरियर गुड्स हो गया, इसके लिए इन्फीरियर है, ये इग्नोरेंस जोन हो गया, ये भी इग्नोरेंस जोन हो गया। तो बेसिकली वो कहना चाहता है कि सी डी, या ऐसा कुछ बनाना है, सी और डी। तो जेड सी डी इसके लिए प्रेफरेंस एरिया है, ओके। और ये बेटर एरिया है, इसके नीचे इग्नोरेंस है, इसके नीचे इन्फीरियर है, इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है, और जेड पर वो कंज्यूम कर रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं बताता हूँ क्लास कि मान के चलो हमने आपको पढ़ाया था कि अगर मार्केट में प्राइस एक्स का कम हो जाता है, जब भी मार्केट में प्राइस एक्स कम हो जाएगा, यानी कि एम इजकल टू पी एक्स 1 हो जाएगा और ये डिक्रीज हो रहा है, तो क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी जो बजट लाइन है क्या होगी क्लास, शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड क्या होगी, राइट हैंड इन्वर्ट होगी। तो आपकी बजट लाइन क्या होगी, ये राइट हैंड चली जाएगी। क्या चली जाएगी? बजट लाइन राइट हैंड चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हम उसको बजट लाइन को भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि आपको इसी क्वांटिटी को फिक्स करना है, इसी क्वांटिटी पे आपको परचेज करना है। तो बजट लाइन के लिए क्या करते हैं कि हम उसके पैसे को वापस लेते हैं। तो मान के चलो क्लास एक कंपेसेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेसेशन करते हैं, मान के चलो थोड़ा सा जेडी से लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेसेशन करते हैं तो हमारी एक नई बजट लाइन मान के चलो ये आ जाती है क्लास, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लें, तो हम इसको एफ मान लिया, इस बजट लाइन को मैं मिटा रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। मुझे सिंपल ये है कि जब हमारी इनकम कम हो जाए, जब प्राइस कम हो जाता है तो बजट लाइन राइट हैंड शिफ्ट होगी और फिर उस बंदे से, उस पर्सन से हम उसकी इनकम को वापस ले लेते हैं, कंपनसेशनरी का सिचुएशन करते हैं। इस केस में हमारी जो न्यू बजट लाइन बोलती है, मान के चलो ये हो गई। इसका मतलब हमने इसको ई एफ मान लिया, ई एफ मान लिया। और अब देखो ये जो बजट लाइन है इसको क्लास मान के चलो यहाँ पर काट रही है जेड पर, जेड है ये जी पे काट रही है। अब जी पे जाने का मतलब होता है कि अब कंज्यूमर कहाँ पर आ गया, अब कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पर स्ट्रांग हो गया, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, दूसरा एरिया हो जाएगा, इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो इसको हम D1 लिख दीजिए, आप C1 लिख दीजिए। अब मेन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बताने की क्लास कि सबसे देखो पहला कंडीशन क्या थी, इस कंडीशन को देखो कि A इज़ ग्रेटर देन B, तो यानी कि जेड इज़ ग्रेटर देन C। क्या हुआ? जेड इज़ ग्रेटर देन C, जेड इज़ ग्रेटर देन G हो रहा है पहली कंडीशन में, ओके। लेकिन बिफोर बजट लाइन जेड इज़ ग्रेटर देन G, ओके। लेकिन आफ्टर न्यू बजट लाइन, न्यू बजट लाइन पे देखेंगे, न्यू बजट लाइन पे अगर नई बजट लाइन है तो हमारी AFG है, और इस बजट लाइन पे ये एरिया सेटेड एरियाज, इसको परचेज करेगा वो नहीं परचेज करेगा। अब GBF एक एरिया हो गया, तो GBF से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? G है, पॉइंट है, क्या है? तो हम लिखेंगे कि G इज़ ग्रेटर देन GBF, ओके। तो यानी कि हमारा दो चीज़ कहने का प्रयास यहाँ पर क्लास ये है कि एक टाइम पे Z इज़ ग्रेटर देन B,
ठीक। दूसरे टाइम पे अगर न्यू बजट लाइन बनाए हमने, कंपेंसेटरी किया, तो G इज ग्रेटर देन GBS, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कभी परचेज नहीं करेगा वो। क्यों नहीं करेगा इस लाइन पे? क्योंकि ये प्रीवियस बजट लाइन पे यहाँ पर नहीं आएगा वो कभी भी जाएगा तो हमेशा इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, लेकिन इस नीचे की एरिया को पसंद वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रीवियस बजट लाइन थी, उसकी प्रीवियस बजट लाइन थी। तो इस केस में क्या करेगा क्लास कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इफ देखो, इफ Z इज ग्रेटर देन G, देखो इफ Z इज ग्रेटर देन G, Z इज ग्रेटर देन G, देन G डज नॉट ग्रेटर देन A, G डज नॉट ग्रेटर देन G, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में है कि इफ Z इज ग्रेटर देन A, सॉरी, Z इज ग्रेटर देन G, Z इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन GBF, देन तो क्या होगा, देन वी कैन राइट Z इज ग्रेटर देन GBF। क्लियर हुआ? कि यानी कि अगर एक टाइम पे A इज ग्रेटर देन B है एंड B इज ग्रेटर देन C है तो A इज ग्रेटर देन C होता है। हमने आपको बताए थे पहले क्लास कि इफ़ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, देन ऑब्वियसली B कैसे C इज ग्रेटर देन A। ये तो था। जब आपने ये कंडीशन पढ़ चुकी थी तो ये कंडीशन यहाँ भी तो आ रही है कि अगर Z इज ग्रेटर देन G और G इज ग्रेटर देन सर्टेन एरियाज, ओके, तो ऑब्वियसली सी बात है कि Z इज ग्रेटर देन ये एरिया, तो इसीलिए ये एरिया स्ट्रॉन्ग कंडीशन को दिखाता है। इतना क्लियर हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जब ये बजट लाइन आएगा तो इसको नीचे नहीं खरीदना चाहेगा अब। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो गुड्स अब क्या करेगा, ये बजट लाइन पे जाएगा तो इस पॉइंट पे जाएगा, इसीलिए नीचे के एरिया क्या हुआ, इन्फीरियर, इग्नोरेंस हो गया, उसको ये इग्नोर करता है। यानी कि देखो इस बजट लाइन पे तो ठीक थी, ध्यान सुनना, इस बजट लाइन पे तो अभी बता रहा हूँ, इस बजट लाइन पे तो ठीक था, लेकिन जैसे हमारी ये बजट लाइन बन जाएगी तो ये एरिया क्या होगा, इसके लिए इग्नोरेंस एरिया बन गई। क्या बन गई? इग्नोरेंस एरिया। ये एरिया उसके लिए इग्नोरेंस हो गई। ठीक है, इसके अंदर तो इन्फीरियर था ही, ये एरिया इग्नोरेंस बन गई। एक ही चीज़ समझना तभी समझ में आएगा। दूसरी बात करते हैं, मैं आपको अब प्राइस को इंक्रीज करके दिखाना चाहता हूँ। एक दूसरा ग्राफ लेते हैं क्लास, मान के चलो एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। हमने लिया बजट लाइन्स, ये है BL बजट लाइन है। इस BL बजट लाइन पे हमने कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिया और इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास, चलो U दे देते हैं। इसका नाम हमने Z दे दिया, चलो Z दे दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ पर डिक्रीज होने से बजट लाइन ऐसे हो गई थी, तो यहाँ पर इंक्रीज होने से बजट लाइन तो इधर को आ जाएगी, इधर को आएगी, लेकिन जब बजट लाइन इधर आ जाएगी तो हमें उस पर्सन को पैसा देना पड़ेगा कि वो प्रीवियस क्वांटिटी को परचेज कर सके। तो प्रीवियस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए हम उसके मनी को उसको मनी देंगे, उसके पैसे उसको ज़्यादा देंगे। तो इस केस में जो आपका बजट लाइन बनेगा क्लास, पहले ऐसे बनता था, अब आपका ऐसे बनेगा। तो इस केस में हमारा जो न्यू बजट लाइन बनेगा वो यहाँ से होता हुआ ऐसे बनेगा। तो हम कहते हैं यहाँ से होता हुआ ऐसे बना, तो हम किसी एक पॉइंट पर लेते हैं, मान चलो हम यहाँ पर ZU पॉइंट लेते हैं क्लास। क्यों? क्योंकि देखो कि अब वो क्या करेगा, इसको F मान लो, इसको E मान लो। तो अब क्या है, ये एरिया देखो, ये एरिया क्या है, उसके लिए क्या है, इग्नोरेंस एरियाज है। क्यों है? क्योंकि अब वो BE पॉइंट पे खरीदेगा, यानी कि पहले ये कम की बजट लाइन थी, कम रेट की थी,
और ये हाई रेट की बजट लाइन है, तो हाई रेट पे क्या करेगा, उस गुड्स को कम कर देगा, दूसरी गुड्स को बढ़ाएगा, तो वो बेसिकली यू पे आ गया। तो इसका एरिया ये बन गया, इसका एरिया ये बन गया। तो अगर मैं इसको मानूँ एम एन मान लो, ठीक है, तो बेटर क्या हुआ, बेटर यहाँ पर ये हुआ क्लास कि ये यहाँ पर जो है यू, ये जो यू एरिया हमारा, चलो यू अंदर कर देते हैं, यह यू एरिया से यह एरिया बेटर है, इसके ऊपर क्या एरिया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे u इज़ ग्रेटर देन यम यू एन, यानी कि ये एरिया प्रेफरेंस एरिया है, प्रेफरेंस एरिया। तो एम एन यू ग्रेटर देन एम यू एन ग्रेटर देन यू, ठीक है, ग्रेटर देन यू। दूसरी एरिया में u इज ग्रेटर देन g और u इज ग्रेटर देन g, देन u इज ग्रेटर देन g, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ट्रांसिटिविटी की प्रॉब्लम क्या है कि एक टाइम पे u m n इज ग्रेटर देन u m n इज ग्रेटर देन u, आप इसे लिखेंगे एंड u इज ग्रेटर देन z, u is greater than z, then we can say कि m u n greater than z। तो ये क्या निकला हमने, ये निकलेगा जब प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज होने पे उस प्रीवियस पॉइंट पे यहाँ था, तो एक टाइम पे z इज ग्रेटर देन था, इससे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में z बेटर था, लेकिन जब प्राइस चेंज हुआ तो इसका एक एरिया यहाँ पर आ गया, इस एरिया पे ये यहाँ पर चला जाएगा यू पे, तो इसके लिए ये इन्फीरियर हो जाएगा। अगर मैं बी ई एफ की बात करूँ तो ये इन्फीरियर हो गया, और बेटर क्या होगा, यू पॉइंट करेक्ट होगा, और यू के ऊपर का एरिया इसके लिए क्या हो गया, इन्फीरियर होगा। तो हमें कहते हैं कि जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगा तो ये एरिया उसके लिए इग्नोरेंस एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर नहीं परचेज करेगा, ठीक है, यानी कि उसको एक्स को कम करेगा तो इसको नहीं परचेज करेगा, तो ये एरिया इग्नोरेंस एरिया। इस एरिया में का मतलब ये हुआ कि जब हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएगा, देखो प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा एक न्यू बजट लाइन बन जाएगी, तो इस केस में यह एरिया इसके लिए क्या हो गया, पूरा इग्नोरेंस एरिया हो गया। तो इसका ये पार्ट इग्नोरेंस हो गया, ये पार्ट इग्नोरेंस हो गया। अब बोलेंगे सर आपने तो कन्फ्यूज़ कर दिया, तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं किया, मैं आपको अब बताता हूँ। ओके, अब हमने एक बजट लाइन बनाया, और बजट लाइन में हमने ये देखा कि मान के चलो जेड पॉइंट लिया, दोनों का हमने जेड पॉइंट ले लिया, तो ये नीचे का एरिया इन्फीरियर हो गया। ओके, और इसका मतलब ये है ये एरिया इसके लिए इन्फीरियर है, तो इंडिफरेंस कर्व इन्फीरियर के केस में ऐसा बनेगा, अगर इन्फीरियर गुड्स रहेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छा गुड्स है तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा। तो यह एरिया इसके लिए क्या हुआ क्लास, देखो यह एरिया, इधर का यह एरिया, इधर का यह एरिया, दो एरिया बने, तो ये एरिया इसके लिए क्या हो गया, इग्नोरेंस एरिया हो गया, और इधर से भी इसका इग्नोरेंस एरिया बन गया। तो बेसिकली हम कह कहते हैं कि जेड पॉइंट, अब इस जेड पॉइंट पे तो बेसिकली हमारा जो इंडिफरेंस कर्व बना, यह बना क्लास कि ये जेड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, और यहाँ पर बजट लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। अगर कभी भी प्राइस चेंज होगा तो फिर क्या होगा कि इस एरिया पे नहीं आएगा, इस इंडिफरेंस कर्व पर वो नहीं आएगा, इस इंडिफरेंस कर्व पर वो नहीं आएगा। अगर प्राइस घट गया तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो इसके किसी अलग पॉइंट पे जाएगा, लेकिन इस एरिया पर नहीं आएगा। अगर रेट बढ़ भी गया, मतलब देखो बात में, तो यहाँ नहीं आएगा, मतलब बढ़ाएगा, मतलब इसको कम करेगा, इसको बढ़ाएगा। अगर रेट बढ़ गया तो एक्स को कम करेगा, वाई को बढ़ाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो इस पॉइंट पर कभी नहीं आएगा, इसके एरिया में यह उसका इग्नोरेंस एरिया है, ये उसका पॉजिटिव एरिया है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये
डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन ये इसके पीछे का एरिया इग्नोरेंस है, ये एरिया इसका ऊपर का प्रेफरेंस एरिया है, ये एरिया उसका इन्फेरियर एरिया है। सो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ क्लास कि सैमुअल्सन ये कहना चाहता है कि जब भी उसके पास बजट लाइन दी रहेगी, अगर रेट बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को एक्स को कम करेगा, वाई को परचेज करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो इसने वैक्स को थोड़ा थोड़ा छोड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, और दूसरी तरफ अगर एक्स को बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेगा, वाई को कम करेगा, एक्स को बढ़ाएगा। लेकिन यह एरिया इसके लिए इग्नोरेंस होगा, क्योंकि ये इस बजट लाइन पे नहीं रहेगा, वो इस बजट लाइन पे जाएगा। और यहाँ पर हो रहा है कि ये इस बजट लाइन पे नहीं रहेगा, वो इस बजट लाइन पे जाएगा, जिसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, बात समझ आ गई कि अगर प्राइस घटता है या प्राइस बढ़ता है तो जो शेडेड एरिया है उस पर वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस बजट लाइन डिफरेंट हो जाता है। और मेन कंडीशन है कि अगर एक टाइम पे A इज़ ग्रेटर देन B है तो B डज नॉट ग्रेटर देन N हो चाहिए। अगर A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन C है तो ऑब्वियसली A इज़ ग्रेटर देन C होना चाहिए। यही कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसबिटी की प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी की, रिवेल्ड आक्सिम्स, इसके अलावा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व को हम ड्रा कैसे करते हैं, किससे, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से। सो आई होप कि पॉइंट इज क्लियर। एनी डाउट्स बताओ भाई, या क्लास आगे चलें? आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, थैंक यू।